लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट इनके बारे में समझना स्टार्ट किया था। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट की आपको दो कैटेगरी वहां बताई थी, एक तो होता है इंसेक्ट वाला और एक होता है निमेटोड वाला। हमने बच्चों जस्ट इंसेक्ट वाला भी समझना स्टार्ट किया था। उसमें ये कहा था कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया था बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अंदर एक क्राइजीन को डालते हैं जो कि एक क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाती है, एक टॉक्सिन बनाती है जो इंसेक्ट के तीन ऑर्डर को मारती है, रेपिडोप्टेरन, पॉलियोप्टेरन और डायोप्टेरन। अब वो प्रोसेस क्या होती है, कैसे वो जीन डाली जाती है, उससे रिलेटेड मैं एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, पर इसको बना लो क्रिसमस।
ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेंसिस। इस बैसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया की खास बात ये है कि इसके डीएनए के अंदर एक स्पेशल जीन देखी गई है जिसका नाम है क्राइजीन। ये क्राइजीन बहुत सारी होती है, क्राइजीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो इस बैक्टीरिया के अंदर इसी क्राइजीन को ऑब्जर्व किया गया है। अच्छा, ये क्राइजीन एक आरएनए बनाती है, आरएनए से बनता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये जीन क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाती है, तो क्रिस्टलाइन के बेसिस पे इसका एग्जैक्ट नाम क्या लिखा गया, ट्राई। ट्राई किसको इंडिकेट करता है, क्रिस्टलाइन। अब बच्चों ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है इसके अंदर की तरफ एक टॉक्सिन बैठा होता है, लेकिन जब तक ये इस क्रिस्टल के अंदर की तरफ है तब तक ये इनएक्टिव है। जैसे समझेगा, ये ऐसा एक क्रिस्टल बना हुआ है, इसके अंदर ये टॉक्सिन बैठा हुआ है। जब तक ये क्रिस्टल के अंदर बैठा है, एक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव, ये इनएक्टिव फॉर्म में इसके अंदर पड़ा रहेगा। अब बच्चों इसको एक्टिव करना है तो सबसे पहले इस क्रिस्टल को डिसोल्व करना पड़ेगा। क्रिस्टल को डिसोल्व किया जाता है एल्केलाइन पीएच पर। जैसे एल्केलाइन पीएच पे इसको रखोगे, क्रिस्टल डिसोल्व होगा, ये टॉक्सिन बाहर आएगा, और टॉक्सिन बाहर आने के बाद ये इंसेक्ट के 3 ऑर्डर के मेंबर को मार देता है। वो 3 ऑर्डर के मेंबर आप जानते भी है, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन। याद रखने का तरीका LCD। किसमें किसको इंक्लूड किया गया ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि लेपिडोप्टेरन में कौन आता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि किस ऑर्डर के अंदर किसको रखा गया है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले इस क्रायोजीन को बाहर निकाला और इसको निकालने के बाद प्लांट में ट्रांसफर किया। इस प्लांट के अंदर कौन सी जीन डाल दी, क्रायोजीन। अच्छा, प्लांट में ये क्रायोजीन प्लांट की किस सेल में होगी, हर सेल में। मतलब प्लांट के आप किसी भी सेल को चेक करो, क्या सबके अंदर ऐसी क्रायोजीन बैठी होगी। अच्छा, किसी प्लांट में अगर क्रायोजीन आ जाए, बैसिलस thuringiensis की क्रायोजीन आ जाए, तो ऐसे प्लांट को लिख दिया जाता है बीटी प्लांट। किसी प्लांट के आगे अगर बीटी लिख दिया मतलब बैसिलस thuringiensis की क्रायोजीन उसके अंदर डाल दी गई। अब बच्चों यहां पर ये जो क्रायोजीन है, जीन से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। बताओ इस प्रोटीन का नाम, क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन ऐसे यहां पर बहुत सारे बनते हैं, हर सेल के अंदर ऐसे बच्चों कई सारे क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनते हैं। अब बच्चों हुआ क्या, मान लीजिए ये एक इंसेक्ट आया, ये इंसेक्ट आया और इसने प्लांट की लीफ को कट किया। ऐसा नहीं कि वो पूरी की पूरी लीफ खा जाता है, लीफ के एक छोटे से पार्ट को बाइट करता है। मान लीजिए उसने इतने से पार्ट को ये बाइट किया, तो जैसे उसने पार्ट को बाइट किया, ये वाला जो टॉक्सिन है ये इसकी बॉडी में चला जाता है। बताओ, ये इंसेक्ट की बॉडी में पहुंचा। जैसे ये इंसेक्ट की बॉडी में पहुंचा, ये पहुंचता है उसकी मिडगट के अंदर। जैसे अपने अंदर बच्चों स्टोमक होता है, इसी तरह से इनके अंदर क्या होता है, मिडगट। तो इंसेक्ट के अंदर ये मिडगट है। मिडगट की खास बात ये होती है कि मिडगट की पीएच एल्केलाइन होती है। जैसे ही मैंने बोला एल्केलाइन पीएच, बताइए क्या क्रिस्टल डिसॉल्व होगा। जैसे ये क्रिस्टल घुलेगा, क्रिस्टल के खुलते ही कौन बाहर निकला, टॉक्सिन। और टॉक्सिन क्या एक्टिव हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉक्सिन किस पीएच पर एक्टिव होता है। ये एल्केलाइन पीएच कहां देखी जाती है, मिडगट। ये पूछे जाते क्वेश्चन ना। तो मिडगट के अंदर एल्केलाइन पीएच पर टॉक्सिन एक्टिव हुआ। जैसे ये टॉक्सिन एक्टिव होता है, एक्टिव होते ही ये मिडगट की एपिथेलियल सेल से और ये टॉक्सिन जाकर इन्हीं एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, टॉक्सिन कहां बाइंड होता है, मिडगट की एपिथेलियल सेल। जैसे बच्चों एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद पहले वो सेल के अंदर इसे पोर क्रिएट करता है। अच्छा, ये टॉक्सिन बच्चों एक नहीं होता, ऐसे यहां पर कई सारे टॉक्सिन आते हैं। ये सारे टॉक्सिन अलग अलग एपिथेलियल सेल के साथ जुड़ते हैं और इनके साथ सबसे पहले ये पोर क्रिएट करता है। बताओ, टॉक्सिन ने सबसे पहले क्या बनाया, पोर। इस पोर बनने के कारण इस सेल का जो साइटोप्लाज्म धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और थोड़े टाइम के लिए सेल में स्वेलिंग आ जाती है। कहीं पे जैसे चोट लगती है ना, तो हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है। तो वही बात यहां पर, इस चोट लगने की वजह से इसमें स्वेलिंग हुई, सेल का साइटोप्लाज्म लीक होने लगता है और कुछ टाइम बाद आप देखते हो तो ये सेल यहां पर मरने लग जाती है, मतलब सेल की डेथ हो जाती है। अच्छा, ये सेल डेथ हो गई, इसी तरह से इस सेल की भी डेथ होगी, इसकी भी डेथ होगी, इसकी भी डेथ होगी। एक टाइम पर आप देखोगे तो धीरे धीरे ये जितनी भी सेल्स आपको दिखाई दे रही है सारी मरने लगेगी, और जैसे ये सेल मरने लगेगी ओवरऑल इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो फाइनली इस इंसेक्ट को मार दिया जाएगा। अच्छा, इस इंसेक्ट को मारने के लिए क्या आपने कोई केमिकल का स्प्रे किया, क्या बिना केमिकल के ये मर गया, ये इसलिए मर गया क्योंकि इस प्लांट के अंदर हमने जीन को डाला। बताओ, उस जीन ने क्या बनाया, टॉक्सिन, और वो जैसे इंसेक्ट ने उस टॉक्सिन को खाया यही मर गया। तो बताइए, ये इंसेक्ट क्या प्लांट को नुकसान कर पाएंगे, ये प्लांट को कोई नुकसान नहीं कर पाते क्योंकि जैसे इंसेक्ट खाता है वही मर जाता है। तो इन प्लांट्स को मैं अब स्पेशली कह सकता हूं कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट।
क्वेश्चन आता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए कौन सी जीन को ट्रांसफर किया है? ये क्राइजीन इंसेक्ट में ट्रांसफर की गई नहीं, ये क्राइजीन प्लांट में ट्रांसफर की। क्राइजीन को कहां से लाया गया? बैसिलस तुरंजेंसिस। तो बैसिलस तुरंजेंसिस बैक्टीरिया से क्राइजीन को लाया गया, प्लांट में डाला गया, स्टेराइन प्रोटीन बने। जैसे इंसेक्ट ने खाया कहां पहुंचा? मिडगट की पीएच, एल्कलाइन पीएच पे टॉक्सिन एक्टिव होते कहां जुड़ा? एपिथेलियल सेल में। क्या पोर बनाए? सेल की स्वेलिंग हुई, फाइनली सेल की डेथ। तो धीरे धीरे ये सारी सेल यहां पर डेथ हो जाती है, इंसेक्ट मर जाता है। तो ये प्लांट पर इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते, इसलिए इसे प्लांट को क्या कहा जाता है? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। एग्जाम में बच्चों एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, बीटी प्लांट फंगल रेजिस्टेंट होते हैं, वायरल रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल, इंसेक्ट। तो याद रखना, भूलना नहीं है, ये जितने भी बीटी प्लांट्स बनाए गए सारे के सारे इंसेक्ट रेजिस्टेंट। ऐसे बीटी प्लांट बहुत सारे बनाए गए, जैसे इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आता है बीटी कॉटन, सबसे फेमस नाम बीटी कॉटन है। इसी तरह से बीटी के अलावा और भी आते हैं, बीटी कॉर्न, इसी तरह से बीटी सोयाबीन, बीटी टोबैको, बीटी ब्रिंजल, ऐसे कई सारे बीटी। अगर किसी प्लांट के आगे बीटी लगा दिया गया तो समझ जाना ये प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट या फंगल। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया, बीटी ब्रिंजल किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर रखता है? इंसेक्ट। चाहे बच्चों किसी भी प्लांट के आगे बीटी लगा दिया तो समझ जाना कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाएगा। बात समझ रहे? तो एक बार ऐसा आ गया था, बीटी ब्रिंजल किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट पावर रखता है? इंसेक्ट के। इन बीटी प्लांट बनाने से क्या हमें फायदा हुआ है? दो फायदे। क्या प्रोडक्शन बढ़ा है? क्योंकि ये नुकसान नहीं कर पा रहा तो प्रोडक्शन तो बढ़ता है, और साथ ही साथ केमिकल पे जो इतने हम डिपेंड हो गए वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो केमिकल की डिपेंडेंसी को भी कम करने के लिए ऐसे बीटी प्लांट बनाए। इन बीटी प्लांट के अंदर ये जो क्रायोजिन डालते हैं, ये क्रायोजिन बहुत सारी है। आपके एनसीईआरटी में क्रायोजिन के 3 एग्जांपल लिखे हैं। उन क्रायोजिन में एक लिखा है क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी। ये ऐसी बच्चों 3 क्रायोजिन लिखिए, लेकिन मैं कहूंगा ऐसे 3 नहीं, ये क्रायोजिन बहुत सारी है। काफी सारी क्रायोजिन्स होती है, लेकिन हमें सबसे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तुझे एनसीईआरटी में लिखा वही काम का है, तो एनसीईआरटी में ये 3 क्रायोजिन लिखिए। इनमें से बच्चों क्राई फर्स्ट एसी और सेकंड एबी कॉटन में बोलवर्म को कंट्रोल करती है। जैसे समझिएगा, ये बच्चों कॉटन का प्लांट है, ये कॉटन का प्लांट। इस कॉटन के अंदर ऐसी बच्चों बॉल बनती है, कॉटन के अंदर इस तरह से यहां पर ऐसे बॉल बनती है, और इन्हीं बॉल के अंदर यहां पर लगा होता है कॉटन। ऐसे बच्चों यहां कॉटन होता है, कभी देखिए कॉटन कैसे बॉल वर्म है ना। तो ये बच्चों कॉटन की बॉल है और इस बॉल के अंदर ये कॉटन लगा होता है, ये एग्जैक्टली कॉटन की बॉल कहलाती है। अब बच्चों इंसेक्ट करता क्या है? मान लीजिए ये एक इंसेक्ट आया, इस इंसेक्ट ने क्या किया? इसी बॉल को खत्म कर दिया, मतलब इसी बॉल को खा जाता है। अच्छा, इस बॉल को खा जाएगा तो ये कॉटन प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, कॉटन मिलेगा ही। तो बताइए, ये इंसेक्ट कॉटन की बॉल पर अटैक करता है, इसलिए इस इंसेक्ट का नाम दिया गया कॉटन बॉल वर्म। ऐसा वर्म जो कॉटन की बॉल पर अटैक करता है, नाम बोलो, कॉटन बॉल वर्म। अच्छा, ये कॉटन बॉल वर्म किसको डिस्ट्रॉय करता है? कॉटन की बॉल को डिस्ट्रॉय करता है। तो क्या इससे कॉटन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा? तो हमें क्या करना है? क्या बॉलवर्म को हटाना पड़ेगा? अब इस बॉलवर्म को हटाने के लिए इसके अंदर ये दोनों जीन डाली गई। कौन कौन सी? याद अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। क्वेश्चन आएगा, ये जीन किसको कंट्रोल करने का काम करती है? कॉटन में बॉलवर्म को कंट्रोल करने का काम करती है, ये क्राइजीन्स होती है। अच्छा, इसी तरह से एक क्राइजीन और आती है, क्राई फर्स्ट एबी। ये बच्चों कॉर्न में बोरर को अटैक करती है। जैसे ये मक्का का प्लांट है, कॉर्न का प्लांट है, इसके अंदर ये इंसेक्ट आता है, और ये इंसेक्ट इसके स्टेम वगैरह में इससे बोर कर देता है। बोर का मतलब छेद, उसमें छेद कर देता है। छेद करने के बाद ये फ्लोएम का, ये जो फ्लोएम जा रहा होता है, इस फ्लोएम के शेप को ये एब्जॉर्ब करता रहता है, जिससे प्लांट का न्यूट्रिशन सारा इंसेक्ट लेते रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो बताइए, क्या इस कॉर्न के बोरर को हटाना पड़ेगा? कॉर्न में ये क्या है बच्चों? बोरर। इसको हटाने के लिए कौन सी जीन डालेंगे? ट्राई फर्स्ट एबी। तो कौन सी जीन किसके लिए काम में लेते? क्या सबको याद रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये इंसेक्ट क्या यहाँ छेद कर देता है? मतलब ये एक तरह का छेदी सिंह है, और इस छेदी सिंह को हटाने के लिए बताइए कौन सी जीन काम में ली गई? ट्राई फर्स्ट एबी। कौन सी जीन किसके लिए काम में ली जाती? याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बिल्कुल नींद में उठा के पूछे ना, तो नींद में याद होनी चाहिए, इतने अच्छे से इसको रख लेना। अच्छा, एक खास बात हो, क्रायोजीन एक है या बहुत सारी? हमें इनमें से कौन सी क्रायोजीन लेनी चाहिए
ये दो बातों पे डिपेंड करता है। कौन सी क्रायोजीन लेना है, दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, कौन से पेस्ट को हटाना है, बोलवर्म को हटाना है या बोरर को हटाना है, किस पेस्ट को हटाना है, टारगेट पेस्ट के हिसाब से हम सिलेक्शन करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि आपके लिए होस्ट प्लांट कौन सा है, टारगेटेड प्लांट कौन सा है, होस्ट प्लांट कौन सा है, उसके हिसाब से हम इन जीन का सिलेक्शन करते हैं। एनसीईआरटी बड़ा अच्छा वर्ड लिखती है, क्रायोजीन का सिलेक्शन दो बातों पर डिसाइड होता है। पहला, टारगेटेड पेस्ट कौन सा है, और दूसरा, होस्ट प्लांट या क्रोप कौन सी है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। अच्छा, ये जो बीटी प्लांट बनाए हैं, इन पीटी प्लांट बनाने से हमें फायदा हुआ या नुकसान? फायदा, क्या फायदा हुआ? प्रोडक्शन बढ़ गया, केमिकल पर डिपेंडेंसी कम हो गई, फायदा तो मिला है। लेकिन बच्चों, जहां इसके फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। अभी तक तो हम फायदे फायदे की बातें कर रहे थे, अब कुछ नुकसान भी समझिए। इन बीटी प्लांट बनाने से फायदा तो हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या इन बीटी प्लांट के इन लीफ वगैरह को, फ्रूट्स वगैरह को, क्या केवल इंसेक्ट ही खाते हैं? क्या इस प्लांट का प्रोडक्ट काऊ यूज नहीं करती? काऊ यूज करती है, बफेलो यूज करती है, इवन हम भी खाते हैं। मान लीजिए इसमें कोई फ्रूट्स है, उसका हम यूज कर ही रहे हैं। अब बच्चों, यहां पर हमने क्रिस्टलाइन प्रोटीन को डाल रखा है। सपोज करिए किसी गाय ने इस प्लांट की लिप को खा लिया। अच्छा, जैसे ही लिप को खाएगी, बताइए ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्या गाय की बॉडी में जाएगा? जहां भी एल्केलाइन पीएच होगा, क्या वहां ये टॉक्सिन एक्टिव होगा? और एक्टिव होने के बाद ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो करेगा। जरूरी नहीं कि गाय की वो डेथ ही करे, लेकिन गाय के अंदर ये कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। इवन ये ह्यूमन के लिए भी 100% सेफ नहीं होते, सभी ह्यूमन में तो नहीं, लेकिन कुछ के अंदर हो सकता है कि जैसे आप बीटी के इस प्रोडक्ट को यूज करते हो सकता है आपके अंदर कुछ एलर्जी आ जाए। मतलब ये प्लांट 100% सेफ नहीं होते, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया के अंदर जब इस तरह के बीटी प्लांट्स बनाए जाते हैं, या कोई भी जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बनाया जाता है, क्या बीटी प्लांट जेनेटिक मॉडिफाइड है? क्यों कहा जेनेटिक मॉडिफाइड? जीन डाल दिए। ये बच्चों, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट जब बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि बनते ही डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, नहीं। इन जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट को पहले एक बार चेक किया जाता है, और इंडिया के अंदर इसको चेक करने का काम एक कमिटी करती है जिसका नाम है जीईएससी। वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। जीईएससी का फुल फॉर्म जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी ये चेक करती है कि ये पूरी तरह से सेफ है या नहीं। अगर कमेटी को लगा कि ये प्लांट ह्यूमन के लिए, अदर एनिमल्स के लिए सेफ है, इन्वायरमेंट में कोई नुकसान नहीं करता, तब तो इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। लेकिन बच्चों, उनको लगा कि इसमें कुछ नुकसान है, तो इस प्लांट को बैन भी कर सकते हैं। जैसा कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया था बीटी ब्रिंजल का। बीटी ब्रिंजल बच्चों 2008-9 के आसपास इंडिया में डेवलप हुआ था। इंडिया के पुणे के आसपास की एक कंपनी है, उसने इसको बनाया था। अच्छा, जब ये बीटी ब्रिंजल बना था, तो इसमें बैंगन बहुत अच्छे लगते थे, बड़े बड़े वैसे बैंगन लगते थे। लेकिन जब ये बीटी ब्रिंजल जीएससी के पास गया, तो जीएससी के साइंटिस्ट लोगों ने इसको चेक किया, तो उन्हें लगा कि इसमें जो टॉक्सिक है वो ह्यूमन के लिए 100% सेफ नहीं है, ये कहीं ना कहीं एलर्जी कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो जीएससी की कमेटी को लगा कि ये सेफ नहीं है, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया। अच्छा, जैसे ये बैन हुआ, उसके बाद से ये इंडिया में आपको कभी नहीं देखने को मिला। मतलब ये बीटी ब्रिंजल बनाए तो गए थे, लेकिन इंडिया के मार्केट में कभी नहीं देखने को मिले। बताइए किसने इसको बैन किया? जीएससी। तो इंडिया में जितनी भी जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च चल रही है, सारा कंट्रोलिंग जीएससी के हाथ में लगता है। और ध्यान में रखिए, ऐसे बैंगन खाने का भी कोई फायदा नहीं है जो टॉक्सिक हो, है ना। तो ऐसा खाने से अच्छा है कि उसको बैन ही कर दिया जाए। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बैन किया गया है। ये सारा काम जीएससी के अंदर होता है। जितनी बातें मैंने आपको समझाई, क्लियर हुई? अब क्वेश्चन ये याद रखना, बीटी प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट, क्या इंसेक्ट रेजिस्टेंट है? हाँ। और क्रायोजीन एक है या बहुत सारी? कौन सी क्रायोजीन लेना है, कैसे डिसाइड होता है? हाँ, एक तो पेस्ट क्या है और होस्ट क्या है। क्या ये क्रायोजीन होस्ट स्पेसिफिक होती है? यस, ये टारगेट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक होती है। तो इसमें कुछ बातें लिख लीजिएगा। वंस insect inject the once insect inject the inactive toxin once insect inject the inactive toxin in the alkaline pH of midgut, in the alkaline pH of midgut of insect, in the alkaline pH of midgut of insect,
crystalline protein is dissolved. Crystalline protein is dissolved and toxin activated. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cell. Midgut epithelial cell of insect. ये ध्यान रखना कौन सी सेल से जुड़ता है? एपिथेलियल सेल. मिडगट एपिथेलियल सेल ऑफ इंसेक्ट. This toxin create pores that cause cell swelling and lysis. Finally, death of insect. Cause death of insect. Again, most Bt toxins are insect group specific. Most Bt toxins are insect group specific. The choice of triagene depend upon the पहला targeted pest और दूसरा crop. Targeted pest और दूसरा crop. और ट्राइजीन में ये तीनों नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगली कैटेगरी हम पढ़ते हैं निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट. अभी क्या पढ़ा हमने? इंसेक्ट. अगला आता है निमेटोड. निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट. इसमें एक दो लाइन लिखो. लिखिए निमेटोड cause disease in both plant and animals. Example: Meloidegain incognitia. This nematode infect the root of tobacco plant. And cause great reduction in yield. So, nematode resistant plants
nematode resistant plants have been developed by nematode resistant plants have been developed by RNA interference. Developed by RNA interference. शॉर्ट में इसको हम लिख देते हैं RNAi. RNA interference, RNAi. आगे लिखिए. RNAi is a technique of gene silencing. RNAi is a technique of gene silencing. एक बार लिखिएगा. RNAi is a method of cellular defense. Is a method of cellular defense in all eukaryotes. याद रखना, प्रोकैरियोट नहीं, all eukaryotes is a method of cellular defense in all eukaryotes. Clear? इसका मैं एक डायग्राम यहां बना रहा हूं, पहले इसका डायग्राम बना लो फिर समझते हैं.
निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट किस तरह से बनाए जाते हैं, इनके बारे में बच्चों हम समझेंगे। निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट में एक एग्जांपल, पहले तो निमेटोड ये बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों को नुकसान करते हैं, मतलब प्लांट में भी डिजीज करते हैं और एनिमल में भी करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, मिलवाडेगाइन इनकॉग्निशिया। ये जो बच्चों मिलवाडेगाइन इनकॉग्निशिया है, ये क्या है? निमेटोड। ये ध्यान रखना, ये क्या है? निमेटोड। ये निमेटोड करता क्या है? जैसे ये टोबैको का प्लांट है, तो इस टोबैको के प्लांट की रूट में अफेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर ये निमेटोड ऐसे पतले पतले से होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं ये, और ये बच्चों निमेटोड इन रूट की सेल में जाके इन्फेक्शन करते हैं और यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा, कई बार तो ये इतना इन्फेक्शन कर देते हैं कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं हो पाती। तो हम चाहते हैं क्या इन निमेटोड को हटाया जाए, क्योंकि निमेटोड की वजह से अल्टीमेटली नुकसान बहुत होता है। निमेटोड को हटाने के लिए जो टेक्निक काम में ली गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट, आरएनए इंटरफेरेंस। ये बच्चों एक एडवांस टेक्निक है। ये आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग की एक मैकेनिज्म है। पहले तो बात आती है जीन साइलेंसिंग होती क्या है। मान लीजिए बच्चों ये मेरे पास एक जीन है, इस जीन ने बनाया आरएनए और आरएनए से फिर बन गया प्रोटीन। अगर जीन आरएनए प्रोटीन सब बना रही है तो मैं कह सकता हूं क्या जीन एक्सप्रेस हो रही है? बताओ, जीन ने आरएनए प्रोटीन बनाया मतलब जीन एक्सप्रेस हो रही है। अगर मैं इसके प्रोटीन बनने को रोक दूं तो इसका एक्सप्रेशन रुक जाएगा, और इसके एक्सप्रेशन को रोकना, प्रोटीन बनने को रोकना, इसी को कहा जाता है जीन साइलेंसिंग। पहले तो ये वर्ड ध्यान रखना, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम मिलेगा, जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग का मतलब प्रोटीन बनने से रोक देना। मतलब इसके प्रोटीन बनने को रोक दोगे तो इसी को हम कह देंगे कि जीन साइलेंट होगी। अरे नाम से समझ में आता है, जीन को क्या करना है? साइलेंट, उसको चुप करना है। चुप करना मतलब उसको प्रोटीन बनाने से रोकना है। अब बच्चों इसको प्रोटीन बनने से रोकने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम ट्रांसक्रिप्शन को रोक दें, एक तरीका है ट्रांसलेशन को रोक दें। तो हमारे पास कई तरीके होते हैं। अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इससे आरएनए तो बनने देंगे। सोच समझ के जवाब देना, ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा? ट्रांसक्रिप्शन तो करने देंगे, लेकिन अब जो आरएनए बन चुका है इस आरएनए के साथ इंटरफेयर करेंगे। बताओ किसके साथ इंटरफेयर करेंगे? ताकि इससे प्रोटीन ना बन पाए। तो हम जीन को साइलेंट करने के लिए, प्रोटीन बनने से रोकने के लिए किसके साथ इंटरफेयर करने जा रहे हैं? और आरएनए के साथ इंटरफेयर करना, टेक्निक का नाम आरएनए इंटरफेरेंस। अरे नाम से समझ में आता है, कोई शब्दों में बस ध्यान दो। आरएनए इंटरफेरेंस मतलब किसके साथ इंटरफेयर करना है। और आरएनए के साथ इंटरफेयर क्यों करते हैं? ताकि प्रोटीन ना बने, ताकि जीन क्या हो जाए? साइलेंट हो जाए। तो पूछा जाए क्या आरएनए के साथ इंटरफेयर करने से जीन साइलेंसिंग होती है? यस। जीन साइलेंसिंग के और भी कई तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका आरएनए इंटरफेरेंस होता है। ये आरएनए इंटरफेरेंस जीन साइलेंसिंग का जो मैकेनिज्म है, ये सारे यूकैरियोट्स में देखा जाता है। ये बच्चों सेल अपने आप को वायरस से बचाने के लिए, वायरस से डिफेंस करने के लिए ऐसे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को डेवलप करती है। मतलब कभी आपसे पूछे क्या ये आरएनए इंटरफेरेंस हमारी बॉडी में होता है? यस होता है, बिल्कुल होता है। क्या प्लांट्स में होता है? यस। मैं कहूंगा सारे यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं। एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि ये आरएनए इंटरफेरेंस सेल्यूलर डिफेंस की एक मेथड है जो सारे के सारे यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट में किसी में नहीं थी, सभी के सभी यूकैरियोट्स में देखी जाती है। क्लियर? अब बच्चों मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये निमेटोड ने अटैक करते हैं। अच्छा, ये निमेटोड क्या करते हैं? सेल के अंदर ही इंटर कर जाते हैं। सिखाने के लिए थोड़ा ऐसा बढ़ा दिया है, लेकिन निमेटोड ऐसे नहीं होते। मैं फिर कहूंगा निमेटोड ऐसे थ्रेड की फॉर्म में होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक होते हैं। ये बिल्कुल सेल के अंदर ही आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद ये सेल के साइटोप्लाज्म को लेते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। इससे बच्चों प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। बताओ ये निमेटोड जो अंदर आ चुका है, क्या इसे हमें मारना पड़ेगा? अच्छा, इसको मारने के लिए कौन सी टेक्निक डेवलप करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। कैसे इसको मारा जाता है, प्रोसेस समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये निमेटोड की एक जीन लेते हैं। ये निमेटोड है, इसके हमने एक जीन को लिया, इस जीन को मैंने नाम दे दिया टारगेट जीन। इसे हम कह सकते हैं टारगेट जीन ऑफ निमेटोड। टारगेट जीन वो जीन है जिससे बनने वाला प्रोटीन इस निमेटोड के लिए बहुत एसेंशियल है। मतलब ये प्रोटीन हम कह सकते हैं निमेटोड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसी से इस निमेटोड की सर्वाइवल है। जरा सोचिए, अगर मैं इस प्रोटीन को बनने से रोक दूं तो क्या होगा? क्या निमेटोड की डेथ हो जाएगी? मतलब इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन निमेटोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जीन है, और उसी जीन को हमने क्या ले लिया? टारगेट जीन। याद रखना, टारगेट जीन कैसे डिसाइड किया? जो निमेटोड के लिए सबसे ज्यादा
असेंशियल है वही उसकी टारगेट जीन है। अब बच्चों ये जो टारगेट जीन होती है, सबसे पहले इस टारगेट जीन की हम 2 कॉपी बनाते हैं। मुझे इतना बताइए, क्या जीन आर्टिफिशियल बना सकते हैं? हमने सीखा है सबसे बढ़िया तरीका आर्टिफिशियल बना लो। जीन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका आर्टिफिशियल बना लो। तो यहां पर हमने क्या किया, आर्टिफिशियल टारगेट जीन ऑफ निमेटोड को डेवलप किया। अच्छा, इस जीन में यहां सिखाने के लिए मैंने कह दिया कि ये स्टैंड एंटीसेंस है और ये स्टैंड सेंस है। अब बच्चों हमने एक जीन तो सेम जो यहां की ऐसी की ऐसी बनाई, लेकिन एक जीन और बनाई जिसमें हमने क्या किया कि प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच कर दिया। बताओ इधर क्या लगा दिया, बोलो बोलो बोलो, टर्मिनेटर, और इधर कर दिया प्रमोटर। ऐसा करने से क्या होता है, सेंस वाला एंटी सेंस बन जाता है। मतलब जो सेंस है क्या वो एंटी सेंस बन जाएगा, और एंटी सेंस वाला सेंस बन जाएगा। और इन दोनों जीन्स को लेके अब हम प्लांट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ ये जीन है किसकी, बिल्कुल ढंग से क्लियर होना चाहिए, किसकी? क्या ये निमेटोड की जीन है? ये वाली जीन है, टारगेट जीन है। वही टारगेट जीन हमने बनाई, क्या आर्टिफिशियल बनाई, और बनाने के बाद अब हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्लांट में। बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ढंग से याद होना चाहिए। बताओ निमेटोड की जीन कहां डाल रहे हैं, प्लांट्स के अंदर। निमेटोड में डालना, प्लांट्स में डालना है। जब ये प्लांट के अंदर जीन डालेंगे, इस जीन में मान लीजिए रेड वाला एंटीसेंस है, क्या इससे आरएनए बनेगा? अरे थोड़ा बोलो, बताओ इसमें किससे बनेगा? ग्रीन से। इसमें रेड से बनेगा, इसमें ग्रीन से बनेगा। दोनों आरएनए सिमिलर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या दोनों जुड़ जाएंगे? बताओ आरएनए के साथ डबल स्टैंड। अब बच्चों ये डबल स्टैंड आरएनए बनाना ही हमारा मेन टारगेट। आरएनए इंटरफेरेंस करने के लिए शुरुआत यही है कि आप कैसे भी करके डबल स्टैंड आरएनए बना। अगर एक बार आपने डबल स्टैंड आरएनए बना लिया तब तो आरएनए पे इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा। तो आपका मेन टारगेट क्या बनाना है, डबल स्टैंड आरएनए। और इसी के लिए तो बच्चों हमने इस सेंस को एंटी सेंस में चेंज किया ताकि डबल स्टैंड आरएनए बन पाए। अब डबल स्टैंड आरएनए बनने के बाद इसे बच्चों काटने का काम एक एंजाइम करता है जिसका नाम है डाइसर। जैसे डीएनए को काटने वाला आरई, तो आरएनए को काटने वाला डाइसर। ये बच्चों डाइसर आरएनए को कट लगाता है। अच्छा, जैसे डबल स्टैंड आरएनए को काटता है, इससे डबल स्टैंड आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। इन टुकड़ों को कहा जाता है एसआई आरएनए। एसआई का मतलब होता है शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। तो ये एसआई आरएनए बने। बताओ ये सारा काम प्लांट में हो रहा है या निमेटोड में? एसआई आरएनए कहां बना? ये सब कुछ अभी तक प्लांट में हो रहा था। अब बच्चों जैसे ही निमेटोड आता है, अब निमेटोड क्या करता है, यहां पर साइटोप्लाज्म को जब सक करता है तो ये एसआई आरएनए भी उसकी बॉडी में चले जाता है। बताओ एसआई आरएनए किसकी बॉडी में गए? निमेटोड। निमेटोड की बॉडी में ये एसआई आरएनए जाते हैं। एसआई आरएनए जाने के बाद अब इस निमेटोड के अंदर, निमेटोड के अंदर चल रहा है काम। निमेटोड के अंदर एक कॉम्प्लेक्स एक्टिव होता है जिसका नाम है रिस्क। रिस्क का फुल फॉर्म आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, रिस्क, आरआईएससी। अब बच्चों ये कॉम्प्लेक्स करता क्या है, इन आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े को अपने अंदर ले लेता है और इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। अच्छा, जैसे इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, क्या ये सब सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा? ये सारा काम रिस्क कराता है। अच्छा, रिस्क फिर इस टारगेटेड एमआरएनए के साथ जुड़ता है। जैसे ये एमआरएनए के साथ यहां आके जुड़ेगा, ये एमआरएनए के साथ जुड़ा, एमआरएनए के साथ जुड़ते ही जो रेड है इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये ग्रीन वाला है, और ये ग्रीन वाला आके यहां पर ऐसे जुड़ने लगता है। ऐसे बच्चों ये ग्रीन वाला जुड़ने लगता है। अब बताओ आरएनए कैसा बन गया, डबल स्ट्रैंड बन गया। तो आप लोग सभी जानते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन नहीं बनेगा। बताइए क्या ये प्रोटीन नहीं बन पा रहा है? अब इस निमेटोड के अंदर प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, बताओ क्या होगा? प्रोटीन की कमी से क्या इस निमेटोड की डेथ हो जाएगी? मतलब ये निमेटोड यहीं पे मर जाएगा क्योंकि ये प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। हमारा टारगेट भी यही था कि कैसे भी करके निमेटोड को मारना है। अच्छा, निमेटोड को मारने के लिए हमने इंटरफेयर डीएनए के साथ किया या आरएनए के साथ? किसके साथ इंटरफेयर किया? आरएनए के साथ। टेक्निक का नाम बोलो, आरएनए इंटरफेरेंस। क्यों कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, समझे बेटे? क्योंकि हम इंटरफेयर आरएनए के साथ करते हैं, इसीलिए बच्चों इसको आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं। अच्छा, क्या ये जीन अब प्रोटीन बना पा रही है? तो क्या जीन साइलेंट हो गई? और जीन साइलेंट हुई तो निमेटोड भी साइलेंट हो गया। अरे यही तो हुआ है, जीन को साइलेंट करने से कौन साइलेंट हो गया? निमेटोड। अच्छा, जीन को साइलेंट करने के लिए टारगेट क्या लिया? आरएनए। अरे हमने टारगेट तो आरएनए लिया ना बेटे, तो आरएनए के साथ इंटरफेयर किया, डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाया,
इसीलिए हम कहते हैं टेक्निक का नाम आरएनए इंटरफेरेंस। कैसे ये प्रोसेस की गई, एक आउटलाइन फिर से देता हूं ताकि ढंग से क्लियर हो जाए। सभी अच्छे सुनना। सबसे पहले, क्या हमें इस प्रोटीन को बनने से रोकना है? तो क्या हमने निमेटोड की एक जीन को टारगेट लिया? टारगेट जीन को सबसे पहले क्या बनाते हैं? आर्टिफिशियली। क्या आर्टिफिशियली बना सकते हैं? लेकिन हम एक नहीं, दो जीन बनाते। क्या दूसरे में प्रमोटर टर्मिनेटर को चेंज कर देते हैं? दोनों को उठा के कहां डालते हैं? जब इसको हम प्लांट में ट्रांसफर करते हैं तो बताइए, इससे भी आरएनए बना, इससे भी बना। क्या आरएनए डबल स्ट्रैंड बना? किसने काटा? क्या टुकड़े बने? क्या नाम दिया? ये एसआईआरएनए किसके अंदर बने? प्लांट्स में। सब कुछ प्लांट में हो रहा था। अब बच्चों, जैसे निमेटोड आता है, क्या इसको सक करता है? ये टुकड़े उसकी बॉडी में गए, कौन सा कॉम्प्लेक्स एक्टिव हुआ? और रिस्क ने क्या टारगेट एमआरएनए से जुड़ा? बताओ, आरएनए कैसा बन गया? और डबल स्ट्रैंड बन गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो। तो जरा सोचिए, जैसे ये निमेटोड इसको यहां पे सक करता है, क्या यही मर जाता है? तो अब ये निमेटोड इस प्लांट को नुकसान नहीं कर पाता, मतलब जैसे इसको यहां खाता है यही मर जाता है। इसका मतलब ये जो प्लांट है, इस प्लांट को मैं लिखूंगा निमेटोड रेजिस्टेंट। बीटी प्लांट कौन से और ये प्लांट कौन से? अच्छा, क्यों कहा निमेटोड रेजिस्टेंट? जैसे निमेटोड इसको सक करता है उसी टाइम मर जाता है, तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, ये निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, हमने जब बीटी प्लांट बनाया था कौन सी जीन डाली थी? क्या क्रायोजीन हमने डाली थी? निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए कौन सी जीन डाली? निमेटोड की जीन डाली। अरे बात समझे ना, उसके अंदर किसकी जीन डाली थी? क्रायोजीन। यहां पर निमेटोड की जीन डालते तो क्वेश्चन आए, निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए कौन सी जीन डाली जाती? निमेटोड की ही जीन डालते। अरे बात समझ में, ताकि इससे डबल स्ट्रैंड आरएनए बने और एक कट देता है। इतना सारा समझाने के बाद एग्जाम में आता तो क्वेश्चन बहुत आसानी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बड़ा सिंपल सा पूछा जाएगा, आरएनए इंटरफेरेंस से किसको रोका गया? निमेटोड को। और ये क्वेश्चन कई बार आया है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनता है तो ये बनता है, आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए यूज किया गया था? निमेटोड के लिए यूज किया जाता है। जब बच्चों आप एनसीईआरटी में इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे तो जितना मैंने आपको समझाया सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, सबको समझ में आ भी जाता है। लेकिन उसमें एक लाइन परेशान करती है। उसमें बच्चों एक वर्ड मिलेगा आपको, सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए। ये लाइन आती है, एग्जाम में इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है तो हमें समझ में आनी चाहिए कि वो कहना क्या चाह रही है। हमने यहां पर इस आरएनए इंटरफेरेंस को करने के लिए पहला काम डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाया। और डबल स्ट्रैंड आरएनए के लिए हमने क्या किया? दो तरह की जीन इसके अंदर डाली ताकि अल्टीमेटली डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाए। आरएनए इंटरफेरेंस के लिए सबसे शुरुआत यही है, कैसे भी करके डबल स्ट्रैंड आरएनए बना। अब मुझे बताओ, क्या ये आरएनए इंटरफेरेंस हमारी बॉडी में होता है? मैंने अभी सिखाया था, क्या सारे यूकैरियोट्स में होता है? हमारा आरएनए सिंगल या डबल? अच्छे से बोलो, अपने अंदर फिर डबल स्ट्रैंड आरएनए कब आएगा? ऐसी कौन सी कंडीशन होती होगी कि हमारे अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए आ जाए? तो इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने उस डबल स्ट्रैंड आरएनए के दो सोर्स दिए कि हमारी बॉडी में डबल स्ट्रैंड आरएनए कब कब आ सकता है। तो अपने अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए का पहला सोर्स वायरस का अटैक हो जाए जिसमें आरएनए जीनोम हो। मान लीजिए बच्चों, ये हमारी सेल है, ये ह्यूमन की सेल है, और ह्यूमन की सेल के ऊपर ये किसी वायरस ने अटैक किया, और वायरस ने अटैक करने के बाद जो डबल स्ट्रैंड आरएनए था वो डबल स्ट्रैंड आरएनए यहां इंटर करा दिया। बताओ, अपने अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए का सोर्स क्या हुआ? वायरस का अटैक। इस वायरस के अटैक से क्या अपने अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए आ सकता है? फिर बताओ, इसको काटेगा कौन? अरे बोलो, डाइसर। कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? बताओ, छोटे टुकड़े का नाम एसआईआरएनए। तो ये एसआईआरएनए बन जाएगा। तो अपने अंदर डबल स्ट्रैंड आरएनए का सोर्स क्या रहा बच्चों? वायरस। वायरस की वजह से अपने अंदर आ सकता है। एक और सोर्स होता है ट्रांसपोसोन्स रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। सबसे पहले बात आती है ट्रांसपोसोन्स होते किसे? ट्रांसपोसोन बच्चों ये एक तरह की जंपिंग जीन होती है जो अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करती रहती है। कुछ जीन ऐसी होती है जो अपनी पोजीशन को जंप करती रहती है। मान लीजिए बच्चों, ये डीएनए है, जीन यहां बैठी है, तो ये जीन यहां से यहां पर, यहां से यहां पर ऐसे जंप करती रहती है। जंप करने वाली जीन का नाम जंपिंग जीन। नाम से समझ में आता है, जंप करने वाली जंपिंग जीन। उसी जंपिंग जीन का दूसरा नाम ट्रांसपोसोन। जब ये ट्रांसपोसोन रेप्लिकेट करते हैं वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, तब भी ऐसा हो सकता है। अब ये कैसे होता है, इसकी डिटेल मैकेनिज्म बड़ी मुश्किल है, मतलब इसको समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। भाई बहुत सारी बुक्स में मैंने ढूंढा भी लेकिन नहीं मिलता है।
जो कुछ हमें मिला थोड़ा बहुत उसके बारे में समझा देता हूँ कि मान लीजिए बच्चों, ये यहाँ पर एक जीन है, ये चाहती है कि अपनी जंप करे। तो जंप करते टाइम कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि इसने सबसे पहले बनाया आरएनए। बताओ, जीन ने क्या बनाया? आरएनए। आरएनए से फिर इसने बनाया डीएनए। क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है? प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो डीएनए बना, अब वो दूसरी जगह जाके जंप कर गया, मतलब इसने अपनी एक कॉपी यहां जंप करा दी। लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जंप करते टाइम ऐसा जंप कर जाए कि यहां पर प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन जो यहां थी उससे स्विच हो जाए। मैं फिर कहूंगा, हमेशा नहीं होता, ये एक चांस है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। अब बच्चों, जब इसने जंप किया तो यहां पर मान लीजिए इस रेड वाले से आरएनए बनेगा, तो बताओ इसमें किससे बनेगा? ग्रीन वाले से। और जैसे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, बताइए, दोनों के जुड़ते ही कौन सा आरएनए? और डबल स्टैंड आरएनए बन गया, कौन काटेगा? डाइसर, वही आगे का काम चालू हो जाएगा। तो बताइए, इस डबल स्टैंड आरएनए का सोर्स क्या हुआ? ये तब भी आ सकता है जब ट्रांसपोसोन्स रेप्लिकेट कर रहे थे, किसके मीडिएटर? आरएनए इंटरमीडिएट के मीडिएटर। तब भी ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कोई जरूरी नहीं। तो जब जंपिंग जीन ऐसे जंप करती हैं वाया आरएनए इंटरमीडिएट, तब भी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वहां पर भी डबल स्टैंड आरएनए बन सकता है। तो मैं आपसे बस इतना सारा समझाने के बाद, कभी क्वेश्चन मान लो आ भी जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है, मान लो कभी बन गया, तो डबल स्टैंड आरएनए का सोर्स कितने बताओगे? दो, बिल्कुल याद ही कर लेना। पहला, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, और दूसरा, ट्रांसपोसोन्स रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, तब भी ऐसा हो सकता है। तो इसके ऐसे दो सोर्स होते हैं। कभी तो नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया एग्जाम में, लेकिन कभी एनसीईआरटी की लाइन है, पूछ भी सकते हो। अरे बात समझ में आती? तो मैंने आप लोग को एनसीईआरटी में जितना लिखा था सब कुछ बता दिया। यहां पर आकर हमने बायोटेक के एग्रीकल्चर में जो जो एप्लीकेशन थे सारे हमने पढ़ लिए। अब हम अगला पार्ट लेते हैं, बायोटेक के एप्लीकेशन देखिए मेडिकल फील्ड में। तो लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल फील्ड। और ये फिर मैं फिर पूछूंगा बेटे, बीटी प्लांट कौन से, इंसेक्ट या निमेटोड? इंसेक्ट। और ये प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस से कौन सा बना? कौन सा वाला? निमेटोड। और ट्राइजीन से इंसेक्ट वाला। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन, हेडिंग डालिएगा, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिकल फील्ड। अभी तक मैं आपको एग्रीकल्चर समझा रहा था, अब मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में भी पहला लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन। फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का फॉर्मेशन करना है। हम बच्चों यहां पर जो मेडिसिन बनाएंगे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाएंगे। अच्छा, मान लीजिए बच्चों, हमने क्या किया, ह्यूमन की जीन को लिया, ये ह्यूमन जीन, और इस जीन को उठा के हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया। अच्छा, जीन किसकी थी? ह्यूमन की। कहां डाली? ई कोलाई। ई कोलाई में जब जीन गई, बताओ जीन से बनेगा आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। मान लीजिए वो प्रोटीन जो था वो इंसुलिन ही था। अब ये इंसुलिन क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना है? तो ऐसे इंसुलिन को मैं कह सकता हूं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। ये बच्चों रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन होती है, या इसी को आप रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स भी कह सकते हो। इसे बच्चों आप रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन या रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स कह सकते हो। अब बच्चों इस इंसुलिन को यहां से बाहर निकाले और किसी पेशेंट में इंजेक्ट करे, सोच समझ के जवाब देना। क्या ये ह्यूमन का इंसुलिन है? इसको उठा के पेशेंट में डाले, क्या एलर्जी आएगी? पुराने जमाने में इंसुलिन क्या काऊ या पिग से लाते थे? लेकिन उस इंसुलिन से दिक्कत क्या थी? एलर्जी। लेकिन इससे क्यों नहीं आती? क्योंकि ये ह्यूमन की जीन से बना है। तो क्या रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन से जो इंसुलिन बनता है, क्या इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं? तो लेस साइड इफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ ये बच्चों प्योर होती है, और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होती है। थोड़ा सा इंसुलिन इंजेक्ट करो, इतने में पेशेंट ठीक हो जाता है। मतलब रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन लेस साइड इफेक्ट रखती है, प्योर होती है, और इफेक्टिव भी बहुत होती है। ऐसी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन बहुत सारी बनाई जा चुकी है। अभी तक वर्ल्ड में कितनी बना चुके? 30। ये डेटा याद रखना, एनसीईआरटी का है। रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन कितनी बना चुके हैं? 30। ये 30 जो है वो वर्ल्ड में है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के मार्केट में कितनी अलाउ है? 12। ये डेटा पूछा जाता है। बताओ कितनी बना चुके हैं?
इंडिया में 12 को ही इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, क्योंकि सारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हो कोई जरूरी नहीं, तो इंडिया वालों ने बस 12 को अलाउ किया, सबको अलाउ नहीं करता। अब इन 12 में से कोई नाम मुझे बताइए जो आपको पता हो। इंसुलिन, इंसुलिन तो सबको पता है, और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे इंटरफेरोन से, क्लोटिंग फैक्टर से, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स होते हैं। ऐसी बहुत सारी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन को बनाया जा चुका है। इंडिया में कितनी अलाउ है? 12। तो इसमें एक दो लाइन लिख लीजिएगा। medicine formed by medicine formed by genetic engineering, medicine formed by genetic engineering is called recombinant medicine, is called recombinant medicine oblique therapeutics। एनसीईआरटी पढ़ते टाइम ये थेराप्यूटिक्स वर्ड मिलेगा। थेराप्यूटिक्स मतलब मेडिसिन कोई कहा जाता है, ड्रग कोई कहा जाता है। आगे लिखिए, these medicines are these medicines are more efficient and have less side effect। These medicines are more efficient and have less side effect। आगे लिखिए, in world 30 recombinant medicines 30 recombinant medicines have been approved in world 30 recombinant medicine have been approved for human use, but in India 12 of these but in India 12 of these are being marketed 12 of these are being marketed। इंडिया के मार्केट में कितनी मिलती हैं? 12। इन 12 में से आपके एनसीईआरटी बस एक एग्जांपल लिखा है, कौन सा? इंसुलिन। तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नेचर वाइज सबसे पहले बताओ, प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट? नेचर वाइज प्रोटीन। कितने अमाइनो एसिड का बना है? 51। तो लिखिए इंसुलिन प्रोटीनियस हार्मोन कंटेन 51 अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। अच्छा, इंसुलिन का यूज क्या है? हाँ देखिए, यूज कंट्रोल या रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डायबिटीज। कौन सी वाली? मेलाइटस। तो लिखिए डेफिशिएंसी कॉज डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, हमारी बॉडी में क्या इंसुलिन बनता है? बताओ, बॉडी की किस सेल में? हा? क्या हर सेल में बनता है? हाँ, इंसुलिन का फॉर्मेशन पेनक्रियास की बीटा सेल। जीन कहाँ है? हर सेल में है ना, तो जीन हर सेल में, लेकिन फॉर्मेशन तो केवल बीटा सेल। हाँ, तो जैसे याद आता है ना कि इंसुलिन कहाँ बनता है, तो वो याद आता है क्या सब सेल में होता होगा।
फॉर्मेशन तो केवल बीटा सेल। तो पहले बच्चों में बीटा सेल में कैसे बनता है वो समझाऊंगा, तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन इन formation of insulin in beta cell of pancreas. अच्छा, इंसुलिन बनाने के लिए क्या जीन चाहिए बताओ? इंसुलिन की जीन बॉडी की किस सेल में है? हर सेल में, लेकिन फॉर्मेशन केवल पेनक्रियास की बीटा सेल में होता है। बीटा सेल के अंदर ये मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 है। ये जो बच्चों क्रोमोसोम नंबर 11 होता है, इसी क्रोमोसोम नंबर 1 पर इंसुलिन की जीन है। सबसे पहले तो ये सबको याद होना चाहिए, इंसुलिन की जीन किस क्रोमोसोम पे? 11। अच्छा, जीन से जब यहाँ पे आरएनए बनेगा, स्टार्टिंग में जो आरएनए बनता है उसमें एक्सोन इंट्रोन दोनों होते हैं। आरएनए का नाम, एचएनआरएनए में से क्या हटाते हैं? प्रोसेस का नाम, आरएनए का नाम। तो क्या फाइनली एमआरएनए बन जाता है? मैंने डायरेक्ट एमआरएनए लिख दिया, मैंने वो एक्सोन इंट्रोन कुछ नहीं बताया, एमआरएनए। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के बाद अब होता है ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन होगा क्या प्रोटीन बनेगा? इस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं। अब बच्चों यहां पर ऐसे अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5, यहां से लेके मैंने जब पूरे में काउंट किया तो यहां तक टोटल 84 अमाइनो एसिड थे। बहुत ध्यान सुनना बेटे, 51 नहीं थे, कितने थे? 84। और 84 अमाइनो एसिड की जो चेन बनी है, ऐसे इंसुलिन को प्री प्रो इंसुलिन कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो इंसुलिन बनता है उसे प्री प्रो इंसुलिन कहते हैं, जिसमें 84 अमाइनो एसिड। इन 84 अमाइनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। 84 में से स्टार्टिंग के जो 21 अमाइनो एसिड है, 21, इनको मिला के कहा जाता है ए पेप्टाइड। ए पेप्टाइड में कितने आ गए? 21। फिर बच्चों यहां पर अगले जो 33 अमाइनो एसिड है उनको मिला के सी पेप्टाइड कहते हैं, और लास्ट के जो 30 अमाइनो एसिड है उनको मिला के बी पेप्टाइड कहते हैं। मतलब इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। याद रखना, स्टार्टिंग के 21 ए, नेक्स्ट 33 सी, लास्ट 30 बी, और ऐसे इंसुलिन का नाम प्री प्रो इंसुलिन। अब बच्चों इंसुलिन जब बन गया, ट्रांसलेशन जब हो गया, तो उसके बाद मॉडिफिकेशन होता है। मैंने एक बार ये वर्ड आपको बताया भी था, ट्रांसलेशन के बाद अगर कोई मॉडिफिकेशन हो तो उसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। इस मॉडिफिकेशन में ये बच्चों ए है, इसको ऐसे घुमाया जाता है, सी और लास्ट में से बी आ जाता है, मतलब ये ए, ये सी और ये बी। अब बच्चों ये जो ए और बी चेन दिख रही है, इनको आपस में जोड़ा जाता है, और इनको जोड़ते टाइम यहां बीच में जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे, इन बॉन्ड को नाम दिया जाता है डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब इस डायग्राम में देखिए, आप बताइए कितने डाई सल्फाइड बॉन्ड? कितने हैं? 3। 1 2 3। अब ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में कितने? ए और बी के बीच में 2 है, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड इस ए के इंटरनल भी है, यानी टोटल कितने हैं? 3। जब बच्चों आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो हम कभी इतना फोकस करते नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए कभी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? 3। ए और बी के बीच में 2, और एक ए के इंटरनल। टोटल यहाँ पे 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला जो प्रोटीन बना है, ऐसे इंसुलिन को कहते हैं प्रो इंसुलिन। बताओ ये क्या था? प्री प्रो इंसुलिन। ये क्या है? प्रो इंसुलिन। अब बच्चों इस प्रो इंसुलिन में से क्या किया जाता है? यहां से इस सी पेप्टाइड को हटा देते हैं। अच्छा, जब सी पेप्टाइड को हटा देंगे तो केवल ए और बी बचेगा, और ऐसे इंसुलिन का नाम मैच्योर इंसुलिन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैच्योर इंसुलिन में कौन सा पेप्टाइड नहीं होता? सी पेप्टाइड नहीं होता। क्या ए और बी होते हैं? अब बात आती है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन बीटा सेल में कौन करा रहा होगा? तो इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने का काम तो ईआर कर देती है, लेकिन इस सी पेप्टाइड को हटाने का काम गोल्जी बॉडी करती है। मतलब ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कौन कराता है? ईआर और गोल्जी बॉडी। शुरुआत कहां? ईआर में, आगे का काम गोल्जी बॉडी में, और फिर मैच्योर इंसुलिन बनता है। अच्छा, ये सारा काम क्या अपनी बॉडी में हो रहा है? अब हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन बनाना है, तो हमने क्या किया, यहां पर सबसे पहले ये इकोलाई को लिया। अच्छा, इस इकोलाई के अंदर मुझे बताओ, डायरेक्टली इस जीन को उठा के हम डाल दे तो बताइए स्टार्टिंग में क्या एचएनआरएनए बनेगा?
फिर आप लोग को मैं समझा चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, HNRNA में से क्या नहीं हट पाता। क्यों नहीं हट पाता? क्योंकि प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग, तो स्प्लाइसिंग की प्रॉब्लम से बचना है, क्या करें? क्या हम cDNA बना लेते हैं? तो हम कभी भी यहां इसको ऐसे ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम इस mRNA से पहले बनाएंगे DNA। बताओ DNA का नाम सभी बोलो। cDNA में क्या केवल एक्सोन एक्सोन है? अब बच्चों इससे जब RNA बनेगा, अच्छे से आंसर देना, mRNA या HNRNA? क्या mRNA में केवल एक्सोन होगा? अच्छा, स्टार्टिंग में जो इंसुलिन बनेगा उसमें कितने पेप्टाइड होंगे? 3, A, C और B। बताइए ऐसे इंसुलिन का नाम बोलो, सबको आना चाहिए अब तो। प्री प्रो इंसुलिन। अब बताइए क्या ये फोल्ड होगा? तो ACB ये से फोल्ड हुआ, कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? डाइसल्फाइड। ऐसे इंसुलिन का नाम प्रो इंसुलिन। अब बताइए क्या यहां से C को हटा देंगे? बताओ कौन कौन बचेगा? A और B। इंसुलिन का नाम मैच्योर इंसुलिन। लेकिन मैं कहूंगा मैच्योर इंसुलिन नहीं बनता। अब खुद दिमाग लगाओ क्यों। ई कोलाई में हमने cDNA बना के जीन डाल दी, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है। बताइए इसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या ये काम ER और गोल्जी बॉडी कराते हैं? प्रोकैरियोट में ER गोल्जी बॉडी नहीं होते। अरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही नहीं है। तो एक बड़ी समस्या आ जाती है कि प्री प्रो इंसुलिन तो बन जाता है, लेकिन ये प्रो में भी चेंज नहीं होता है और मैच्योर में भी असेंबल नहीं हो पाता। यानी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इंसुलिन बनाते टाइम बेसिकली देखा जाए दो प्रॉब्लम आई। पहले तो स्प्लाइसिंग की, वो तो फिर भी सोल्व हो जाती है, cDNA से हम सोल्व कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसको मैच्योर फॉर्म में कैसे असेंबल करें, क्योंकि ER गोल्जी बॉडी है ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम एक अमेरिकन कंपनी ने किया था। वो कैसे किया था समझिएगा। हाँ, इले लिली ने, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बनाई आर्टिफिशियल जीन ऑफ ए पेप्टाइड। मुझे बताओ क्या ए की हम आर्टिफिशियल जीन बना सकते हैं? जैसे समझो ये इतना पार्ट किसका है? ए का। तो ये जो इतनी जीन होगी ये किसकी होगी? ए की। क्या ए की जीन को हम आर्टिफिशियल बना सकते हैं? और मैंने तो आपको पहले भी कई बार बोल दिया है, जब भी जीन बनाना हो सबसे बढ़िया तरीका आर्टिफिशियल। अच्छा, आर्टिफिशियल जीन बनाई ए की। ये आपको समझाने के लिए मैंने ए की जीन को यहां पे इस तरह से बना दिया। इसको बनाने के बाद अब पहुंचाया गया ई कोलाई के अंदर। ये बच्चों ई कोलाई के अंदर जीन को ट्रांसफर किया। जब ई कोलाई में जीन डालेंगे तो इस जीन की वजह से फाइनली, अच्छे से बताना, कौन सा पेप्टाइड बनेगा? क्या ए पेप्टाइड बनेगा? और इस ए पेप्टाइड को यहां से आइसोलेट कर लेंगे और ये ए पेप्टाइड यहां से बाहर आ गया। ये बच्चों ए पेप्टाइड बाहर आ गया। अब हमें दूसरी यहां पर अगली स्टेप में क्या किया, आर्टिफिशियल जीन बनाई। किसकी? बी पेप्टाइड की। और जब बी पेप्टाइड की जीन बनाएंगे, इसको बनाने के बाद सेम वही बात, जीन को बनाएंगे, कहां डालेंगे? ई कोलाई। जब बच्चों ये जीन उठा के हमने फिर से ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर की, तो ई कोलाई में ट्रांसफर करने के बाद यहां पर जो जीन बनेगी ये बच्चों बी वाली है, तो अल्टीमेटली बी पेप्टाइड बन जाएगा। बताओ इस ई कोलाई में क्या बनाया? अच्छे से बोलो। ए। इसमें क्या बनाया? तो एक में ए बना लेते हैं, एक में बी बना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे गलती बहुत करते हैं, क्या ए और बी की जीन एक ही कोलाई में डाली? नहीं, अलग अलग। इसमें किसकी और इसमें बी की अलग अलग इक्वलाई में डाली। अच्छा, अब यहां से बच्चों इस बी को भी आइसोलेट किया गया। बताओ इधर से कौन आइसोलेट हुआ? इधर से। अब ये दोनों बाहर आ गए। अब इन दोनों को क्या करें? जोड़ना। लेकिन ये जोड़ने का काम सारा आर्टिफिशियल किया गया। ये इक्वलाई की सेल में नहीं किया गया, ये बाहर किया गया। बाहर बच्चों यहां पर इस ए पेप्टाइड को, ये ए पेप्टाइड और ये बच्चों बी पेप्टाइड, इन दोनों को आर्टिफिशियली ज्वाइन किया गया। कौन से बॉन्ड से? और जब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किया गया, तो बताइए अब जो इंसुलिन बना, क्या डायरेक्ट मैच्योर बन गया? अच्छा, हमने ए ट्रांसफर किया, बी ट्रांसफर किया, सी ट्रांसफर करना तो भूल गए। क्या सी की जरूरत ही नहीं थी? तो इसमें ए ट्रांसफर किया, ए बाहर निकाल लिया, बी ट्रांसफर किया, बी बाहर निकाल लिया, ज्वाइन कर लिया। लेकिन याद रखना ये सब काम आर्टिफिशियली ज्वाइन किया गया। अब ये जो इंसुलिन बना है जिसमें ए बी है, पूरी तरह से आर्टिफिशियली तैयार हुआ है, ऐसे इंसुलिन का नाम दिया गया ह्यूम्युलिन। ह्यूमन का इंसुलिन है, क्या नाम दिया? और इस ह्यूम्युलिन को बनाने का काम एक अमेरिकन कंपनी ने किया था, एली लिली। इस एली लिली कंपनी ने पहली बार इसको बनाया था। अब बच्चों ये जो ह्यूम्युलिन बना है, इस ह्यूम्युलिन को बनाने के बाद इसे हमें पेशेंट में देना है। क्या हम इसको ओरली दे दें? हाँ, ओरली नहीं देते क्योंकि टेस्ट में मीठा नहीं होता, हाँ, कड़वा होता है। हाँ, अगर बच्चों इसको ओरली दे देंगे,
नेचर वाइज ये क्या है, अगर आपने प्रोटीन खाया तो प्रोटीन तो स्टोमक में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा, अरे काम ही नहीं करेगा तो टूट जाएगा। तो इस इंसुलिन को कभी भी ओरली नहीं देते, क्या इसको सबक्यूटेनियस दिया जाए? हाँ, और सबक्यूटेनियस देने के बाद फिर ये धीरे धीरे ब्लड के अंदर जाता जाता है। अच्छा, डायरेक्ट ब्लड में भी नहीं देना। अगर आपने इसको डायरेक्टली बच्चों ब्लड में दे दिया तभी बड़ी प्रॉब्लम है, इंसुलिन शॉक हो जाएगा, पर्सन नहीं मर रहा होगा तो आप मार दोगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी डायरेक्टली ब्लड में भी नहीं देना है, क्योंकि ब्लड में एकदम इंसुलिन बढ़ जाए तो जितना भी ब्लड में ग्लूकोज है सब खत्म हो जाएगा, तो और इंसुलिन शॉक हो जाता है। इसीलिए इसको ना तो डायरेक्ट ब्लड में देते हैं ना ओरली देते हैं। कैसे दिया जाता है? सबक्यूटेनियस, स्किन के ठीक नीचे इसको दे देते हैं ताकि धीरे धीरे ये ब्लड में चलता जाए और फिर ये हर सेल के अंदर ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से इंसुलिन को ट्रांसफर किया जाता है। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन आता है, इंसुलिन बनाते टाइम सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज था इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये बच्चों मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज। वैसे दो चैलेंज थे, एक तो सीडीएनए वाला, स्प्लाइसिंग वाला, और एक मैच्योर फॉर्म में। ज्यादा अच्छा चैलेंज मैच्योर, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया? आर्टिफिशियल जीन किसकी बनाई? ए की और बी की बनाई। फिर पूछूंगा, एक ही इक्वलाई में डाला? नहीं, अलग अलग में डाला। इससे क्या बाहर निकाला? इससे क्या निकाला? दोनों को क्या कर दिया? जोड़कर हिमोलिन बनाए। कैसे ये बनाएंगे, क्लियर हो? इसमें एक लाइन जरूर लिख लेना, द मेन चैलेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन इज the main challenge of formation of insulin is assemble in mature form. Assemble in mature form. और ये डायग्राम बना भी लेना आप लोग। अच्छा, प्रोकैरियोट में प्रॉपर असेंबल क्यों नहीं हो पाता, रीजन बताओ। हाँ, ईआर और गोल्जी बॉडी नहीं हो। और एक और क्वेश्चन ये भी बड़ा बार बहुत पूछा गया है, ए और बी कौन से डाइसल्फाइड बॉन्ड, कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस अमाइनो एसिड के बीच में बनता है? सल्फर कंटेनिंग। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दो है, सिस्टीन और मिथियोनिन। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, केवल सिस्टीन ही डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, मिथियोनिन नहीं। मिथियोनिन के पास CH3 ग्रुप होने की वजह से वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पाता, तो केवल सिस्टीन ही बनाता है ना, मिथियोनिन नहीं बनाता। अगली क्लास में बच्चों ये कुछ पार्ट और बच गया है, जीन थेरेपी और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और ट्रांसजेनिक एनिमल और एथिकल इश्यू वगैरह, तो वो अगली क्लास में ले लेंगे ना। आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छा, इस बार टेस्ट में क्या आएगा बता चुका हूं मैं आपको, बायोटेक, बायोमोलिक्यूल भी आएगा। ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल आएगा तो उसके क्वेश्चन भी देंगे, तो बायोमोलिक्यूल अभी से पढ़ना चालू कर दो। और एक और जेनेटिक्स वाला पार्ट भी आएगा, वो बेक क्वेश्चन आ रहा है ना इस बार आप लोग का। अरे टेस्ट पेपर में देखा होगा, पीछे लिखा होगा जेनेटिक्स वाला, तो उसमें प्रिंसिपल वाला आ रहा है शायद, मॉलिक्यूलर नहीं आ रहा है, तो प्रिंसिपल वाला पार्ट वो भी देंगे, है ना। तो टेस्ट में अच्छे से तैयारी करना। ओके, थैंक यू।